ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे आप लोग। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर थर्ड है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का नेम है बेटा। इसका हम बेस समझेंगे, इसके जो फार्मूले हैं वो समझेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसे बोर्ड में, ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा, हमारा टॉपिक क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर थर्ड है बेटा। ओके, चैप्टर हमारा थर्ड है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम कहते हैं बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें होता क्या है बेटा, इसके बेस को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं। अगर मान लीजिए दो चर की बात हो रही है, ठीक है, दो चर है ना, दो चर होंगे। कितने चर होंगे बेटा? दो चर होंगे। ठीक है, तो दो चर होने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई दो चर हैं। कितने चर हैं बेटा? दो चर हैं, एक x है और दूसरा y है। ठीक है, ये दो बेटा हमारे चर हैं। ठीक है, चर हैं इनपे, और फिर हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों चर को हम सिंबल के द्वारा ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा एक, है ना। क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो समीकरण, इनकी राशियां जो हैं अज्ञात हैं, इनके नंबर्स की x की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की वैल्यू हमको ज्ञात नहीं है, पहले से पता नहीं है। ठीक है, तब हम इनको समीकरण, रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी और इनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं कि कब जो है x और y की वैल्यू इन समीकरणों में एक जैसी हो जाती है। ठीक है, दो वेरिएबल, दो समीकरण ले लिए जाएं तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, कौन सी स्थिति होगी, कौन सी कंडीशन होगी कि इन दोनों समीकरण, जो दो समीकरण दिए होंगे इस चैप्टर में, बेसिकली जो हम सीखना चाह रहे हैं इस चैप्टर में वो ये बताना चाह रहे हैं आपसे बेटा कि इन दोनों चरों के द्वारा बनाए गए जो समीकरण होंगे, तो अगर किन्हीं दो समीकरणों के बीच संबंध देखा जाए कि इन दोनों समीकरणों, कोई दो समीकरण मान लीजिए दिए गए हों, जैसे x प्लस 2 दिया गया है और बराबर 4 दिया गया है। ठीक, ये एक समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो हमें ये तो पता नहीं है कि इसके कितने हल होंगे, कि इसके सोल्यूशन कितने होंगे। ठीक है, और अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं या y की, x या फिर y का मान अगर रखते हैं इसमें, x या फिर y का मान अगर हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, x या y का मान अगर रखते हैं तो बेटा वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, x का मान हम मान लेते हैं, अगर हम x बराबर पहले 1 रखते हैं, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4, ऐसे हम कोई भी पूर्णांक रखते चले जाते हैं तो वैल्यू चेंज, हर बार चेंज आएगी। ठीक है, बट एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों की वैल्यू सेम सेम होगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम सेम होगी, कंडीशन ऐसी भी आएगी। ठीक है, तो मान लीजिए x की जगह पे हम 1 रखते हैं सबसे पहले, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस y, यही समीकरण, इसी समीकरण में रख रहे हैं हम। ठीक है, तो y बराबर 4 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 4 माइनस 1, y बराबर 3 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 3 आ जाएगा। अब y बराबर 3 जब आ गया बेटा, तो वो इसमें क्या कंडीशन रह जाएगी, अगली कंडीशन क्या होगी कि y बराबर जब 3 आया है तो अब हम x की वैल्यू अगर फाइंड करें y बराबर 3 रखकर। ठीक है, देखिए हमने x 1 रखा तो y 3 आया। ठीक है, अब जब हम x 2 रखेंगे, अगर x की जगह पे 2 रख दें, फिर सॉल्व करें इसको, तो कितना आएगा y की वैल्यू,
4 माइनस 2 बराबर कितना 2, y बराबर 2। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, x की भी वैल्यू हम 2 रख रहे हैं और y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 2 आ रही है। मतलब एक कंडीशन ऐसे समीकरणों में, इस चैप्टर में 2 चर वाले समीकरण जो होते हैं, इनमें एक कंडीशन ऐसी आती ही आती है जब जो है हल क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। इन दोनों की वैल्यू समान होगी, एक जैसी होगी, यानी x भी उतना ही होगा और उतना ही y भी होगा। ठीक है, y और x की वैल्यू सेम सेम हो जाएंगी। और ऐसी कंडीशन और भी बनती हैं कि एक ही हल होगा। ठीक है, तब वो एक ही हल कब होता है, जब दोनों की वैल्यू सेम सेम होती है, वो वही हल माना जाता है बेटा, वही उत्तर माना जाता है। ठीक है, वही दोनों समीकरणों का हल माना जाता है। ठीक है, अद्वितीय हल होता है वो। ठीक, ऐसी ही फिर इनकी हम कंडीशंस देखेंगे। ठीक है, हम जो समझाना चाहते थे ये था कि बेटा एक कंडीशन ऐसी आती है इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने पर कि दोनों समीकरणों का जो हल होगा वो एक ही होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, यानी जो वैल्यू होगी दोनों समीकरणों में, ऐसे अगर दूसरा समीकरण भी दिया होता, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक कंडीशन ऐसी आती कि अब मान लीजिए इसको हम एग्जांपल से अगर समझाएं तो मान लीजिए ये हमने ले लिया था। ठीक है, जिसमें हमने x की वैल्यू जब x बराबर 2 रखा तब y बराबर भी 2 आया। ठीक है, इस समीकरण में x बराबर जब हमने 2 रखा था तो y बराबर भी कितना है बेटा, 2 आया। अगर हम इसी कंडीशन को हम दूसरे समीकरण में देखना चाहें तो मान लेते हैं कोई समीकरण दूसरा, x माइनस 2y बराबर 1। ठीक है, ये समीकरण अगर ले लेते हैं, अब इसमें हम x की जगह पे कुछ और रखेंगे। ठीक है, देखते हैं तो क्या रखते हैं। मान लेते हैं हम बेटा जैसे इसमें हमने 1 रखा तो पहले 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रखने पर 1 माइनस यानी 1 माइनस 2y बराबर 1, तो माइनस 2y बराबर 1 प्लस 1, कितना माइनस 1, सॉरी माइनस 1, तो ये माइनस का 2y बराबर ये 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 2 आएगा। बताओ, बोलो बेटा क्या आएगा, ये आ जाएगा बेटा 0/2, इधर गुणे में है उधर भाग में हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, y बराबर 0 अगर हुआ, अगर हम y बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है 1 हो गया। अब अगर हम y बराबर 2 रखते हैं, ठीक, y बराबर 3 रखते हैं, तो अगर हम y बराबर बेटा 3 रख दें इसमें तो क्या हो जाएगा समीकरण हमारा, y बराबर 3 अगर रखते हैं इसी समीकरण में तो क्या आएगा, देखो x बराबर 3, सॉरी 3 माइनस 2y बराबर 1, तो ये हो जाएगा -2y बराबर 1 माइनस 3 -2y बराबर -2, और -2 कैंसिल, y बराबर 1। देखो क्या हुआ, हमने 1 रखा था तो 0 आया था, और जब 3 रखा है तो 1 आया है। ठीक है, यानी अगर हम 1 रखते हैं x की जगह पे, अगर हम x की जगह पे 1 रख दें तो y की जगह पे कितना आना चाहिए बेटा, 3 आना चाहिए, है ना। रिवर्सिबल काउंटिंग वही हो जाएगा ना, अगर 2 रखा तो 2 ही आ गया। ठीक, यही हम समझाना चाह रहे थे। तो ये हो जाते हैं बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर अब आ जाते हैं इनकी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है बेटा, इनकी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से इक्वेशंस बनते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ये देख लेते हैं। जो बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं उनका स्वागत है। ठीक है बेटा, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते रहो। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे हमें आशा है कि वैसे ही क्वेश्चन बेटा फंसेंगे पेपर में। ठीक है, वैसे ही ये समझ लीजिए बेटा पेपर ही होगा एकदम। जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं सभी पेपर में मिलेंगे आपको। ठीक है, 100% श्योर है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक बेटा, तो चलिए देखते हैं कंडीशंस। 3 टाइप की कंडीशन है बेटा, 3 टाइप की। फर्स्ट हमारी कंडीशन जो है वो ये है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद करती हैं।
रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तब क्या होता है, जब ये रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में बेटा क्या हो जाता है, एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक है, अद्वितीय हल यानी कट पॉइंट, स्लैंट लाइन जब पड़ती है ना, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं, स्लैंट करती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो पॉइंट मिलता है, जैसे ये रेखा गई और ये रेखा गई, तो ये जो कट पॉइंट ये मिलेगा, कटिंग पॉइंट, इस पे बेटा जो पॉइंट होंगे वो अद्वितीय होंगे, वैसे दूसरी जगह पे नहीं मिलेंगे। ये कंडीशन बताई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे, समीकरण के युग्म। तो इसका हल क्या होगा, ऐसी अगर कंडीशन बता रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो समीकरण दिए गए, दो समीकरण दिए हों और क्वेश्चन कर रहा हो कि इसके जो है ये रेखाएं, ये रेखा समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कट कर रही हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब ये कट करेंगी तो इनमें बेटा एक चीज आएगी कि इनका जो सोल्यूशन होगा, हल जो होगा, उत्तर जो होगा वो अद्वितीय होगा, वैसा दूसरा आंसर नहीं होगा उसका। ठीक है, वैसे किसी भी समीकरण का उत्तर वैसा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये, तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा, अद्वितीय समीकरण युग्म का समीकरण युग्म का अद्वितीय उत्तर होगा। अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा, ये कंडीशन बनती है बेटा, अद्वितीय हल होता है। ठीक, तो इसका जब वो समीकरण बनता है तो वो क्या बनता है बेटा, कि समीकरण एक में का a1 बटे a2, यानी समीकरण एक में का a और समीकरण दो में का a, फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सॉरी इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे किसके, तो b1 बटे b2 के। ठीक है, ये दोनों समीकरण की जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म होंगे वो नहीं होंगे। अब ये सोच रहे हो कि बेटा ये कहां से आया, तो इसके लिए आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप जानना पड़ेगा। मूल रूप होता क्या है, मूल रूप कैसा बनता है, तो मूल रूप आप लोग देख लीजिए बेटा कैसा बनता है और कैसा होता है, जैसे आपने द्विघात समीकरण में पढ़ा है वैसे ही दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी मूल रूप होता है। तो मान लेते हैं दो रैखिक समीकरण हम समझ रहे हैं ना, दो रैखिक समीकरण, तभी तो प्रतिच्छेद होगा या पैरेलल समांतर चलेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दो समीकरण बनते हैं। पहला हमारा हो जाता है, फर्स्ट जो समीकरण होगा वो बेटा होगा a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी c1 हो जाएगा। ठीक, और ऐसे ही सेकेंड समीकरण में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये होंगे। और इनमें कंडीशन क्या होगी बेटा, इनमें कंडीशन ये हो जाती है, ये शर्तें हो जाती हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2, सॉरी a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू जो है वो 0 हो ही नहीं सकती कभी। ठीक है, ये जो वैल्यू हैं, ये a1 a2 b1 b2, ये वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती। ठीक है, इनका मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक, ये हमारी शर्तें होती हैं। क्या क्या शर्तें होती हैं, a1 is not equal to 0, a2 is not equal to 0, b1 is not equal to 0 और b2 is not equal to 0। ये चारों वैल्यू, चारों मान ये बेटा 0 के बराबर हो ही नहीं सकते कभी भी। ठीक है, ये कंडीशन होती है इन मूल रूप की, तभी ये तीन शर्तें बनेंगी। जब ये शर्तें फॉलो करोगे तब ये इनके उत्तर बनेंगे। ठीक है, ये समीकरण बनेंगी। ठीक, तो इस रूप से हम इसको समझते हैं और इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसी बेस से क्वेश्चन बनते हैं नए। तो वो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन सी शर्तें होती हैं। ठीक है, तो क्या होगा जब कंडीशन ऐसी होगी, है ना, ऐसी कंडीशन जब बन जाएगी कि हम दोनों समीकरण में से a1 की वैल्यू ले लें, a2 की वैल्यू ले लें, b1 की वैल्यू ले लें, b2 की वैल्यू ले लें और उनको जब इस फॉर्मेट में रखें तो दोनों की वैल्यू जो हो, ये पूरे की वैल्यू और ये पूरे की वैल्यू बराबर ना हो, अदर अदर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट आ जाएं।
तो क्या हो जाएगा बेटा, ये एक समीकरण का अद्वितीय हल हो जाएगा। हम लिख देंगे, तुरंत प्रूफ कर देंगे, हो गया प्रूफ, उतने में लिख देंगे कि ये समीकरण युग्म का, दो चर वाले समीकरण युग्म का जो है एक अद्वितीय हल होगा, यूनिक हल होगा। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं सेकेंड कंडीशन पर। सेकेंड कंडीशन क्या होती है बेटा? सेकेंड कंडीशन को देखेंगे तो रेखाएं जब सेकेंड कंडीशन को देखते हैं बेटा, क्या होगी? ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। जब रेखाएं बेटा संपाती होती हैं, क्या होती हैं? संपाती। रेखाएं बेटा क्या होती हैं? संपाती होती हैं। संपाती का मतलब होता है समान हो। ठीक है, संपाती हो, समान अनुपात में हो। ठीक है, सभी जो है समीकरण एक जैसे हो। ठीक, संपाती हो। तो रेखाएं संपाती हो सकती हैं, कब हो सकती हैं? रेखाएं संपाती हो तो इसका उत्तर कैसा आएगा? तो बेटा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ऐसे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? तो इसका हल क्या होगा बेटा? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, ऐसी जब कंडीशन दी जाए, ठीक है बेटा, क्या करेंगे तब? अगर रेखाएं संपाती दी गई हो, ठीक है, जो समीकरण, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि समीकरण संपाती है, तो इसका जो है, या फिर अपरिमित रूप से दिए गए समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तब इसकी तुलना कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। या फिर अपरिमित रूप से कोई भी हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, कंडीशन दी जाएगी, तो आप लोग क्या करेंगे? इनको इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे। क्या होगी इक्वेशन? a1/a2 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, हम तीनों की वैल्यू a1/a2 b1/b2 c1/c2 इन सबको इक्वल कर लेंगे। इक्वल रखेंगे तो तीनों की वैल्यू बराबर बराबर आएगी। ठीक है, जब तीनों की वैल्यू बराबर बराबर आएगी तो वो क्या लिख जाएंगे बेटा? उसमें लिख देंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, दिए गए समीकरणों के अपरिमित रूप से बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, तो ये हम इसमें लिख देते हैं और यही हमारा सोल्यूशन हो जाता है, ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। फिर थर्ड कंडीशन क्या है बेटा? थर्ड है जब रेखाएं समांतर हों। पहले तो हमने प्रतिच्छेद के लिए पढ़ लिया क्या होती है कंडीशन, फिर उसके बाद हमने देख लिया संपाती होती हैं तब क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। फिर अब आ जाते हैं जब रेखाएं समांतर हों। कैसी हों बेटा? रेखाएं समांतर हों। रेखाएं समांतर होने पर क्या कंडीशन होती है इसकी? तो समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता। समीकरण का कोई भी हल होगा कैसे नहीं? अब इसको अगर हम ज्यामितीय रूप से देखें तो अब इसका आंसर पहले देख लीजिए, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, आंसर हो जाएगा ये, क्यों नहीं होगा और इसका कारण क्या है? तो ये बेटा हो जाता है कि a1 और a2 का भाग इक्वल होगा b1 और b2 के भागफल के, लेकिन c1 और c2 की वैल्यू के भाग के बराबर नहीं होगा। यानी इसकी और इसकी वैल्यू तो बराबर होगी आपस में, बट इसका मान बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है बेटा? कोई भी हल ना होने की कंडीशन हो जाती है। इसको अगर ज्यामितीय रूप से अगर इसको देखेंगे तो मान लीजिए कोई दो लाइन बनी हुई है, समीकरणों की लाइन बनी हुई है। ठीक है, और वो पैरेलल हैं, ऐसे समांतर हैं। ठीक है, ऐसे क्या है बेटा? समांतर है। जब ये समांतर होंगी तो ये कहीं पे भी मिल नहीं सकती आपस में।
आपस में कट नहीं होंगी। जब कट नहीं होंगी तो इनका कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा, है ना। जैसे ही होता ना कि साथ साथ में ट्रेन का ट्रैक हो और आपकी रोड हो साथ में दी गई हो, वो पैरेलल होती हैं और जहां पे मिलती है वहां क्रॉसिंग हो जाती है, बट वो मिलती हैं तो क्रॉस होती तो एक पॉइंट हो जाता है ना, ऐसा वो पॉइंट मिल जाता है। तो वो तो सेकंड कंडीशन में आ गया कि अद्वितीय हल होगा, ठीक। बट इसमें जब मिलेंगे ही नहीं, इसको कट ही नहीं करेंगे, तो वैल्यू कहां से आएगी? जब वैल्यू नहीं आएगी तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन करेंगे। अगर टॉपिक समझ में आ रहा है अच्छे से तो बेटा अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। समीकरण हमारे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, 2x प्लस, समीकरण जो हमारे हैं कौन कौन से हैं समीकरण देख लेते हैं। 2x प्लस ay बराबर 1, ठीक है। और दूसरा समीकरण जो दिया गया है वो 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 7। बता रहा है क्वेश्चन कि इनकी कंडीशन जो है, कह रहा है कोई भी हल ना हो, कोई भी हल ना हो, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, तब ए का मान निकालिए, तब ए का मान बताइए। तब ए का मान बताइए बेटा, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बार भी संभावना है कि हो सकता है आ जाए एग्जाम में, ठीक। तो ये दो समीकरण दिए गए हैं और इसकी कंडीशन तो दी गई है, वो कोई भी हल ना होने की कंडीशन दी गई है। तो कोई भी हल ना होने की कंडीशन क्या थी? कोई भी हल कब नहीं होगा? जब रेखा समीकरण जो हैं वो बेटा समांतर होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। जब पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, तभी तो उनका कोई कट पॉइंट नहीं मिलेगा, है ना, मैचिंग पॉइंट नहीं होगा, तभी तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इनकी तुलना करेंगे, ठीक है, समीकरणों की तुलना करेंगे। इधर हमने अभी लिख के बताया था कि कोई समीकरण होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 ऐसे करके, है ना, तो उससे तुलना कर लेंगे। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो पहले को देख लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा हमारा, इसको पहले सही से लिखते हैं अच्छे से, 2x प्लस ay, इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 3x माइनस 5y और 7 को इधर प्रक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा -7 बराबर 0, ठीक है। ये हो जाते हैं दोनों समीकरण। अब इनकी हम अगर तुलना कर लें तो तुलना के लिए हम क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इधर लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इससे अगर हम तुलना करेंगे तो ए बी और सी की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी, यहां से हमारी ए की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है बेटा, और ये हमारी बी की वैल्यू निकल आएगी, b1 की वैल्यू, और यहां से हमारी c1 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ये c1 की वैल्यू हो जाएगी। तो ए बी और सी की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे, a1 हो गया हमारा प्लस का 2, b1 हमारा हो गया a, और c1 हमारा हो गया बेटा माइनस का 1, ठीक है। ऐसे ही इसमें हम करेंगे a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा a2 बराबर 3, b2 बराबर -5, c2 बराबर -7, ये हमारी वैल्यू हो गई। और अब
कोई भी हल ना होने की कंडीशन में हम तुलना किससे करते हैं? तो बेटा कोई भी हल ना होने की जो कंडीशन है वो होती है कि जब रेखा समीकरण समांतर हो। ठीक है, तो समांतर होने में क्या हम लिखते हैं? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब इसमें जो है हम वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए A1 हमारी कितनी थी वैल्यू? 2 थी, तो A1 की जगह पे 2 लिखेंगे। A2 हमारा कितना था? 3 था। ठीक है, बराबर B1 हमारा कितना है? A है, और B2 कितना है बेटा? -5 है। ठीक, इज नॉट इक्वल टू C1 कितना है बेटा? -1 है, और C2 है -7। ठीक है, ये हो जाती है वैल्यू। अब इनको बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? अब इनको जो है, अब इसमें देखो ये दोनों इक्वल हैं नहीं। जब ये दोनों इक्वल नहीं दिखाए गए हैं तो इनको हम इक्वल नहीं करेंगे, और जो ये दोनों हैं ये इक्वल दिखाए गए हैं, इनको हम इक्वल कर लेंगे। तो क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे पास? 2/3 बराबर A/-5। इन दोनों का करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कैंची की गुणा। तो ये हो जाएगा 3A बराबर 2 गुणे -5। ये हो जाएगा 3A बराबर -10, और A बराबर आ जाएगा बेटा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो A बराबर आ जाएगा -10/3। ठीक है, और यही हमारी A की वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि कोई भी हल नहीं होगा या रेखाएं समांतर होंगी, तब आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले मूल रूप से तुलना करनी है, मूल रूप से तुलना करनी है, और फिर क्या करना है? उसके समीकरण में वैल्यू रखनी है और उसको सॉल्व कर लेना और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर अब देखते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो अद्वितीय हल होने की कंडीशन बताता है। अद्वितीय हल होने की कंडीशन जो बताता है वो क्या होता है? वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? समीकरण हमारे बेटा दिए गए हैं 5x - 8y + 1 बराबर 0, 3x - 24/5y + 3/5 बराबर 0। ये दोनों समीकरण हैं, और इनकी कंडीशन जो दी गई है वो ये है कि युग्म का कोई हल नहीं है और एक अद्वितीय हल हो। ये हमको चेक करना है। कोई हल नहीं होगा, क्वेश्चन है ये बताइए कि कोई भी हल नहीं होगा, या फिर अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, या फिर अपरिमित रूप से अनेक होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, ये कंडीशंस हैं, चेक करनी है हमको। कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तीनों कंडीशंस हमको चेक करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? इसकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे समीकरण से। ठीक है, तो समीकरण को पहले लिख लेते हैं। अब इसमें समीकरण लिखा ही गया है, तो इसको हम लिखते हैं 5x - 8y + 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हमारा जो दिया गया है 3x - 24/5y + 3/5 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये समीकरण हमने लिख लिया। मूल रूप लिखेंगे a1x + b1y
प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इसे तुलना करेंगे तो इसमें हमको A B और A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? A1 की जगह पे क्या है? 5 है, ठीक है। B1 की जगह पे क्या है? माइनस का 8 है, ठीक है। और C1 की जगह पे क्या है? 1 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई इसकी। आप इस समीकरण में ऐसे ही निकालेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। ये A2 है, A2 की जगह पे 3 है, ठीक है। B2 की जगह पे B2 की जगह पे क्या है? B2 की जगह पे माइनस का 24/5 है, ठीक है। और C2 की जगह पे 3/5 है। C2 की जगह पे क्या है? 3/5 है। ये वैल्यू हो जाएंगी, ठीक। अब इन वैल्यू को हम किस में रख लेते हैं? सबसे पहले बोले बेटा हम समांतर वाले में रखते हैं, ठीक है। कंडीशन पहली दी गई है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो पहली कंडीशन को हम पहले लिखते हैं और ये दोनों बाद में दी गई, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं कोई हल नहीं होने की। तो कोई हल कब नहीं होगा? जब समांतर होगा। जब समांतर होगा तभी तो कोई हल नहीं होगा। जब समांतर होगा, समांतर का हम समीकरण लगा देते हैं इसमें। समांतर का समीकरण क्या होता है? समांतर का समीकरण बेटा होता है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ये समांतर होने की कंडीशन होती है। इसमें अब वैल्यू हम रखेंगे, तो इसमें जब वैल्यू हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? बोलो, कमेंट में बताओ बेटा क्या आएगा। ठीक बेटा, देखते हैं इसमें। इसको जब सॉल्व करेंगे तो A1 की वैल्यू हमारी 5 है, 5 लिखेंगे। और A2 की वैल्यू 3 है, 3 लिखेंगे बराबर B1 की वैल्यू -8 है, B2 की वैल्यू -24/5 है, ठीक है। और इज नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू 1 है और C2 की वैल्यू 3/5 है, ठीक। तो ये हो जाएगा बेटा। सॉरी बेटा, संपाती होने के लगाएंगे इसमें हम, ठीक है। कौन सा लगाएंगे? संपाती होने का। अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा, परिमित रूप से कौन सा? तो पहले हम समांतर वाला लगा लेते हैं, संपाती का। तो सॉरी, समांतर का नहीं लगाएंगे, संपाती का लगाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये समांतर का नहीं लगेगा, संपाती का लगेगा, ठीक। हम सबसे पहले संपाती का लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसको जब संपाती करोगे तो ये आ जाएगा 5/3 हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 3 24, और ये हो जाएगा तो 5, 5/3 ये भी हो जाएगा। ये कैसे होगा? तो ये आप लोग समझ लीजिए बेटा, जैसे 8/1 है बटे 24/5 है, ठीक है। तो इसको जब हम इधर, सॉरी इधर दिख नहीं रहा होगा, -8 बटे -24/5, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है? इसके अपॉन में कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं, तो 1 मान लेते हैं। और इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाता है -8/1 गुणे 5/-24, ये हो जाता है। तो इसको इसको काट देंगे और 8 एकम 8, 8 3 24, 5/3 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये भी है, 1/3/5 दिया गया, तो इसको जब गुणे में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? 1/1 गुणे 5/3, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5/3 ये भी आ जाता है, ठीक है। तो देखिए तीनों कंडीशंस बेटा इक्वल हो रही हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि सभी चीजें इक्वल आ रही हैं इसमें, ठीक है। सभी वैल्यू क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो संपाती होने का रूल लगाएंगे। संपाती होने के रूल में क्या होता है? सभी वैल्यू क्या होती है? इक्वल आ जाती हैं।
और जब सभी वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो बहुत सारे हल होते हैं इसके। तो हम इस पे लिख लेंगे लैंग्वेज अतः अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है बेटा, ये कंडीशन हो जाती है। ठीक, अब अगर कोई हल नहीं होता तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद करने वाला, है ना, प्रतिच्छेदी होती हैं। फिर अद्वितीय हल के लिए हम लगाते हैं समांतर वाला, और अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हम लगाते हैं संपाती रूल। ठीक है, ये तीनों नियम लग जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही लगाओगे आप लोग, जिससे अच्छे से रिजल्ट आ सके। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं इसी टाइम पे। और अगर क्लास अच्छे से समझ में आई तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।